सबसे पहले आपको फाउंडेशन जो आपने फर्स्ट शॉट में शायद क्लियर किया है उसकी बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन बस ध्यान रखें कि फाउंडेशन क्लियर करना डेफिनेटली अचीवमेंट है, क्योंकि 100 बच्चों ने एग्जाम दी है तो उसमें से आप 80 बच्चों को पीछे हटाकर 20 बच्चों में 19% रिजल्ट है जो भी है, तो आप उन 100 में से 20 बच्चों में आए हो। लेकिन अब वो 20 बच्चे सभी डिजर्विंग है, सभी पढ़ने वाले हैं, तभी वो आए हैं फाउंडेशन में 100 में से 20। अब 20 में से भी क्या होने वाला है? अब सोचिए उस 20 बच्चों में से फिर रिजल्ट यदि आता है 20% भी रिजल्ट आया इंटर का, तो क्या होगा? उस 20 में से 4 बच्चे पास होने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इंटरमीडिएट का लेवल क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ भी हो, डिजर्विंग स्टूडेंट कभी फेल नहीं होता, एवरेजली टैलेंटेड स्टूडेंट कभी फेल नहीं होता, एवरेजली जो अपने एफर्ट्स डालता है वो भी कभी फेल नहीं होता। तो आपको यहां पर क्या करना है? नंबर 1, हमसे हमारी जो एकेडमी की आपसे होगी एक्सपेक्टेशन नंबर 1, क्लासेस में रहें रेगुलर, क्लास मिस न करें, चाहे वो ऑफलाइन करें चाहे वो ऑनलाइन करें, चाहे दोनों ने हो पाए तो इवनिंग में जो आपको लेक्चर अपलोड होंगे वहां से चेक कर लें। लेकिन कैसे भी करके अपना लेक्चर रेगुलर बेसिस पर अटेंड करें, उसमें आप कोई डिले ना करें, एक्यूमुलेशन ना करें कि हम 3 दिन के लेक्चर इकट्ठे देख लेंगे, वो कभी नहीं हो पाएगा। एक बार बेकलॉग हुआ तो मैनेज करना दिक्कत होता है। जहां तक संभव है क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, नंबर 1। नंबर 2, क्लास का होमवर्क रेगुलरली करें, और 3, टेस्ट बराबर देते रहें। क्यों फेल होंगे? कैसे फेल होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्लासेस में रेगुलर हैं, होमवर्क में रेगुलर हैं, टेस्ट में रेगुलर हैं, तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। और बल्कि अकाउंट में तो फेल होने की बात छोड़िए, अकाउंट में तो आपको 60+ तो मतलब मैं 60 का टारगेट तो मानता ही नहीं हूं कि कोई टारगेट है, वो तो कंपलसरी है। जैसे आईसीआई की तरफ से आपको होना चाहिए मिनिमम 40 मार्क, पर मैं अकाउंट में कहूंगा मिनिमम आपका 60 मार्क है पासिंग। एग्रीगेट कैसे बनाओगे? प्रैक्टिकल पे 60 मार्क नहीं लाओगे तो थ्योरी में कैसे क्या मैनेज करोगे? तो आपको 8 एनी हाउ 60 मार्क तो आपका इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ पास आउट है, उससे ऊपर सरप्लस मार्क्स कहे जाते हैं। तो आपको सपोर्ट हम पूरा करेंगे, एकेडमी पूरा सपोर्ट करेगी, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आपके। तो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा, पहले हम यहां पर चैप्टर वाइज जो पढ़ेंगे उसके आपके पास ये पीडीएफ आपको डेली मिलेंगे, आप भी नोट करेंगे और ये पीडीएफ आपको डेली मिल जाएंगे। कुछ लिखना रह जाए तो आप घर पे लिख सकते हैं। तो आपको हर चैप्टर का पूरा डिटेल पीडीएफ यहां से मिलेगा, जो आपके यहां नोटेड भी होगा। तो आपको हम यहां पर जब पढ़ाएंगे तो हर चैप्टर की डेप्थ इन डेप्थ यहां पर नोट की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे, क्लास खत्म हो जाएगी, फिर रिवीजन में फिर से नए नोट्स मिलेंगे। उसमें जो आपने यहां पर पढ़ा है, मान लो कोई चैप्टर 8 दिन चला तो यहां पर 8 दिन का राइटअप है, वो डिटेल है, 8 दिन का राइटअप है। वो पहली बार तो उससे रिवीजन करना है। उसके बाद जब कम टाइम हो तो रिवीजन इससे नहीं, तो आपको हम रिवीजन के नोट्स देंगे, उसमें वही चीज आप 1 घंटे में पढ़ लेंगे। जो 8 घंटों में पढ़ा है या 8 लेक्चर में पढ़ा है वो आप 1 घंटे में पढ़ लेंगे। ऐसे नोट्स हम आपको देंगे, रिवीजन नोट्स। उसके बाद आपको हम देंगे ये क्विक रिवीजन चार्ट। ये क्विक रिवीजन चार्ट है जो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बनाए हैं। इसमें आपको कोई भी चैप्टर, जैसे AS2 है तो AS2 का ये चार्ट है, फिर ये नया एस आ गया। अब आपने ये चार्ट पढ़ लिया तो 15 मिनट में आपका रिवीजन हो गया। तो आपके पास 3 मटेरियल है पढ़ने के लिए, इन डेप्थ के लिए, इन डिटेल के लिए आपके नोट्स, शॉर्ट रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए आपको जो रिवीजन कराएंगे उस वक्त नोट्स मिलेंगे वो, और फिर लास्ट में ये रिवीजन चार्ट। इसमें पूरा चैप्टर AS2 पूरा इसमें कवर्ड है, कुछ भी नहीं छूटा, एक भी एस्पेक्ट इसमें छुटा हुआ नहीं है। वो AS2 हो, AS10 है, बड़ा है तो 2 पेज में कर दिया, सबसे बड़ा है यही है पूरे सिलेबस का, वो 2 पेज में हो गया। ये पढ़ लिया, 25 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, पूरा AS2 रिवाइज हो गया।
ये आपके एग्जाम के लास्ट डे काम आएगा, ऐसे हर एज पर है। तो ये क्विक रिवीजन चार्ट फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये अभी अधूरा है। इसके बाद मैं अभी मंगाया हूं, वो अभी प्रिंटिंग में है, प्रूफ दिखा दूंगा मैं आपको अभी जो प्रिंट हो रहा है। एज पर चार्ट तो दुनिया देती है, मैं भी दूंगा, लेकिन जो दुनिया नहीं करती वो भी हमें करना चाहिए। मैंने चार्ट जो बनाए हैं क्विक रिवीजन चार्ट, नॉट ओनली ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रादर ऑन प्रैक्टिकल चैप्टर्स लाइक कैश फ्लो। यू नो कैश फ्लो आपका पढ़ा हुआ है, उस पर भी मैंने चार्ट बना रखा है। आप पूरा कैश फ्लो 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। अमाल कमीशन एक नया चैप्टर है, होल्डिंग एक चैप्टर है। तो आपके जो चैप्टर्स है प्रैक्टिकल, वो उस पर कोई चार्ट नहीं बनाता, उस पर आपका कोई समरी चार्ट नहीं मिलता है, क्विक रिवीजन चार्ट, तो वो मैं आपको दे दूंगा प्रैक्टिकल पे भी, नॉट ओनली ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रादर ऑन अदर प्रैक्टिकल चैप्टर पे भी मैं आपको नोट देने वाला हूं, वो आपको मिल जाएंगे, वो अभी मैं आपको दिखाई दूंगा, रेडी है मेरे पास। ये तो मैंने उन बैच के लिए बनाए जिनके एग्जाम 2 महीने बाद है, उनके लिए अवेलेबल करवाए हैं। आप तक तो अभी एक वो बुकलेट फॉर्म में आ जाएंगे। इवन मैं ये भी करने वाला हूं कि ये जो चार्ट है इसका भी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं। मैं इसको भी क्या करूंगा, इसका भी मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा, इसकी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो आप चाहो तो इसको एग्जाम टाइम में पढ़ लो, या चाहो तो इसको समझना है तो एग्जाम टाइम मेरा वीडियो देख लो, जिसमें मैं 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। तो एक बार कोई चैप्टर का एग्जाम्पल लूं कि 8 लेक्चर में हुआ, रिवीजन उसका मैंने करवा दिया 1 घंटे में, और क्विक रिवीजन करा दिया 20 मिनट में। मतलब आपको इस तरह से आपको देखिए, आजकल का जो टाइम है, स्टूडेंट को जितना आप सुविधा दे सकते हो देनी पड़ती। हम ऐसा पहले नहीं करते थे, एक बार पढ़ा दिया काम खत्म, बाकी ड्यूटी पढ़ने की उसकी है, हमारी कोई ड्यूटी नहीं होती थी, पढ़ा दिया काम खत्म। न रिवीजन होता था, न क्विक रिवीजन होता था, न कोई चार्ट होते थे, सिर्फ एक बार पढ़ाते थे। अब पढ़ाना भी है, रिवीजन भी कराना है, क्विक रिवीजन भी कराना है। तो हम टीचर आज के सिनेरियो को अच्छे से समझ चुके हैं, और हम उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं कि हम आपको मैक्सिमम सर्विसेज दें ताकि आपका लोड कम से कम हो। लेकिन फिर भी लोड तो आपको लेना ही पड़ेगा, फिर भी आपको क्वेश्चन तो करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये सब तो बातें हुई, आगे की बात करते हैं। तो नोट्स के अलावा आपको ये भी मिलेगा। चलिए, सब्जेक्ट जो मेरा है वो है एडवांस अकाउंटिंग। सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। नाम इसका एडवांस अकाउंटिंग है, पर कुछ चैप्टर तो वाकई इसके नाम के अकॉर्डिंगली है, वाकई एडवांस है, वाकई अपर लेवल है। क्या किया उन्होंने, आईसीआई क्या करता है, सिलेबस चेंज के नाम पर कुछ कुछ करते रहता है। मैं तो पिछले 35 साल से देख रहा हूं, पिछले 35 साल से देख रहा हूं कि सिलेबस में उथल पुथल चेंजेस। ये 1% आता है कि मेरा सिलेबस होना चाहिए, वो आता है, वो इंटर का चैप्टर उठाकर डाल देता फाउंडेशन में, और फाउंडेशन का डाल देता इंटर में, और फाइनल का डाल देगा इंटर में। ये हो गया नया सिलेबस। अगला परसेंट आएगा 5 साल बाद, मेरा भी नया सिलेबस होना चाहिए। फिर वो क्या करेगा, जो चैप्टर फाउंडेशन में गया था उनको इंटर में ले आएगा, इंटर वाला फाउंडेशन में ले आएगा। यही होता रहा है पिछले कई सालों से। पहले अकाउंट 200 मार्क का होता था और ढेर सारे चैप्टर होते थे। अब उन्होंने श्रिंक करते 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 अकाउंट्स कर दिया ओनली ऑफ 100 मार्क्स, और 100 मार्क में भी अराउंड 30% तो डाल दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो 70% रह गया। ठीक है, जो भी है, नाम है एडवांस अकाउंट, पर कुछ चैप्टर एडवांस है, कुछ चैप्टर ऑर्डिनरी भी है। इसमें 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं इसको। इस अकाउंट को, एडवांस अकाउंटिंग को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 पार्ट होंगे बेटा। एक तो
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एस और अदर्स। ऐसे चैप्टर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है वो और कुछ अदर्स। इस एस में कुछ चैप्टर असीम सर पढ़ाएंगे और कुछ चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा इसमें। और लेकिन ये चैप्टर जो है प्रैक्टिकल, अदर्स जिसमें से प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा। असीम सर का भी अपना अकाउंटिंग स्ट्रीम में होल्ड है। उन्होंने तो एस फॉर्मेशन के अंदर जो एस बने हैं उस कमेटी में रहे हैं। एस पढ़ाना छोड़ उन्होंने एस बनाने में मदद की है, तो डेफिनेटली उनका भी एस बहुत स्ट्रांग है। तो कुछ एस मैं पढ़ाऊंगा, कुछ एस असीम सर पढ़ाएंगे। तो ये सिलेबस मैं और असीम सर, इसमें से जो एस 2 है, एस 2 में पढ़ाऊंगा, एस 10 में पढ़ाऊंगा, एस 11 में पढ़ाऊंगा, एस 13, एस 14, एस 16, एस 21, एस 23, एस 26 और एस 27। बस ये इसमें पढ़ाने वाला हूं जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा है, न्यूमेरिकल ज्यादा है, वो मैं पढ़ाऊंगा। और बाकी दूसरे एस असीम सर। और एस 2 मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा, बस बताता जाता हूं कि हम क्या क्या पढ़े। एस 2 मतलब सिलेबस का आपको नॉलेज होना चाहिए इनिशियली कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एस 2 में आपने पढ़ा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे एस 2 में। जब आप एस 2 पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं शायद यही पढ़ाऊंगा, आपको पता पड़ेगा कि आपने जो पढ़ा वो कुछ नहीं था, विद्दू सा था, अब विचाल का आएगा। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे इजी वाला एस 2 ही है। फिर एस 10 पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग कैसे होती है वो पढ़ेंगे एस 10 में। जैसे मशीनरी को कैसे रिकॉग्नाइज करना, बिल्डिंग को कैसे अकाउंट फॉर करना, ये सब पढ़ेंगे। एस 11 क्या आपको नॉलेज है? फॉरेन करेंसी पर पढ़ेंगे एस 11। एस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। एस 14 अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। अच्छा, एस इन्वेस्टमेंट, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं, किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदता हूं, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता हूं, तो उसकी अकाउंटिंग मैं कैसे करूंगा वो पढ़ेंगे हम एस 13 में। अमालगमेशन 2 या 3 कंपनी मिलकर एक होती है, या एक कंपनी ने बी को एब्सॉर्ब कर लिया, एक कंपनी ने बी को टेक ओवर कर लिया, मर्जर एंड एक्विजिशन, वो हम पढ़ेंगे एस 14 में। एस 16 में ज्यादा डिटेल नहीं चाहता, क्यों टाइम वेस्ट करूं और क्यों मैं कंफ्यूज करूं, क्या मतलब है, बस एक लिटिल इंट्रो अबाउट द चैप्टर। एस 16 बोरोइंग कॉस्ट, जो हम लोन लेते हैं, लोन पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट कॉस्ट, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हमें गाइड किया गया है एस 16 में, एस फॉर बोरोइंग कॉस्ट। एस 21 दो कंपनी की बैलेंस शीट को मर्ज करके एक बैलेंस शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। एक कंपनी है ए, उसने बी कंपनी के 70% इक्विटी शेयर लिए हुए हैं, तो ए कंपनी क्या हो गई होल्डिंग, बी कंपनी क्या हो गई सब्सिडरी। एक कंपनी ने बी के 70% शेयर लिए हैं, तो ए कंपनी का बी पर क्या आ गया कंट्रोल, क्योंकि मोर देन 50% वोटिंग पावर आ गया, तो एक कंपनी कौन सी कही जाएगी होल्डिंग, बी कंपनी कही जाएगी। तो उन दोनों कंपनी की बैलेंस शीट को मर्ज करके कैसे सिंगल बैलेंस शीट बनाना, स्पेशल चैप्टर है, एडवांस लेवल चैप्टर है, सीए फाइल का चैप्टर है जो आपके डाल दिया गया है। इंटरमीडिएट में कंसोलिडेशन, उसके लिए पढ़ेंगे एस 21। फिर एस 23 अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट छोड़ो अभी, एस 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट आप जानते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वेबसाइट, ऐप जैसे व्हाट्सएप, इन सब पर अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो पढ़ेंगे एस 26। इंटरेस्टिंग है एस 27 जॉइंट वेंचर। बस ये आप मत जाइए डिटेल में, ये एस में पढ़ाने वाला हूं। और उसके बाद न्यूमेरिकल में जो आपके चैप्टर आने वाले हैं, इसमें हाँ ये है एस 21 में, ये है चैप्टर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट क्या,
इतने कम चैप्टर हैं, उसमें ये चैप्टर तो एग्जाम में ना आए संभव ही नहीं है, शब्द या पेपर में आएगा। ये है अमालगमेशन, ये भी आएगा एग्जाम में। ये है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये सब एस कम प्रैक्टिकल ज्यादा है। ये तीन चैप्टर तो ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। आप कौन सी बेच के बेटा, इंटर के फाउंडेशन? अच्छा इंटर की बेच में था, सॉरी, अरे वाह वेरी गुड, बधाई बहुत बहुत। मैं बाय फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तो ऑनलाइन थे ऑफलाइन थे? ओके, ओके ओके, अभी निकल गया तो फाइनल में आ गए तुम, गुड गुड गुड। पर ऑफलाइन पढ़ा था या ऑनलाइन पढ़ा था आपने? ऑफलाइन पढ़ा था। तो आपको क्या लगा, ऑफलाइन ज्यादा अच्छा होता है ऑनलाइन ज्यादा अच्छा होता है? ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए डिपेंड करता है, किसी बच्चे को ऑनलाइन ज्यादा जमता है, किसी को ऑफलाइन, मेरे जैसे को ऑफलाइन ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग को ऑफलाइन अच्छा लगता था? फ्रेंड सर्कल बड़ा हो जाता है, फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। घर में बैठते तो डिप्रेशन आता है, घर में बैठते तो आलस आता है, घर में बैठते तो कंपटीशन नहीं मिलती है। और आपको बताऊं मैं, यहाँ की जो फ्रेंडशिप होती है, जो आपका ग्रुप बनता है ना, वो आपका परमानेंट ग्रुप होता है। हाँ धन्यवाद बेटा। तो बेटा मिठाई मैं कम खाता हूं, फिर भी आप लाए तो आप सबकी तरफ से खा लेता हूं। थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष, बधाई हो बेटा आपको। तुम गर्ल से पूछ रहे हो, उधर बॉय से पूछो तो डब्बा वापस नहीं जा पाता। हाँ बेटा, जो मैं बोल रहा था ना, एक में अब जैसे बायबैक एक चैप्टर है, प्रैक्टिकल है, चार्ट अकाउंट, मैंने बायबैक पर भी चार्ट बना लिया। इसमें कोई एस नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है पूरा। आपने ये पढ़ लिया ना पन्ना बिट में, तो आपका पन्ना बिट में पूरा चैप्टर बन जाएगा। फिर आप, और ये पूरे इंडिया में कोई ऐसे इस प्रैक्टिकल पे कोई चार्ट नहीं बनाता। और मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा, अब वो वीडियो देख लो या इसको पढ़ लो, कुछ भी कर लो। पढ़ने की इच्छा नहीं है तो वीडियो सुन लो, देखने की इच्छा तो देख लो, पढ़ने की इच्छा तो पढ़ लो। इसके बाद जैसे कैश फ्लो, आप सभी लोग कैश फ्लो तो जानते हो। अब कैश फ्लो पे कोई रिवीजन चार्ट कहीं नहीं मिलता। मैंने कैश फ्लो पर ऐसा चार्ट बनाया कि आपने इसको पढ़ लिया, देख लिया, तो पूरा कैश फ्लो रिवाइज हो जाता है। ये कैश फ्लो चूंकि पढ़ा है, मैंने उसमें कट शॉर्ट नहीं की, 2 पेज का कैश फ्लो है। जो भी की एस्पेक्ट है, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सब कवर कर लिए। फिर चैप्टर आपका इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन एक चैप्टर है जो मैं लिखने वाला हूं, उसका एक चार्ट बना दिया 2 पेज का। ऐसे फिर आपका अमालगमेशन ऑफ कंपनी, इस पर मैंने एक चार्ट बना दिया। तो और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी चार्ट बनाया। मतलब मैंने आपको सिर्फ अकाउंटिंग स्टेटमेंट नहीं, बल्कि जो न्यूमेरिकल चैप्टर में बता रहा हूं उस पर भी मैंने चार्ट बना रखे हैं। तो हाँ, तो ये चैप्टर इन्वेस्टमेंट, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर भी है, इंटरेस्टिंग भी है, यूजफुल भी है। आपको ये चैप्टर फ्यूचर में काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए बनने के बाद जॉब करते हैं, आपका पैकेज मान लो 60 लाख रुपीस का पैकेज है। 60 लाख में से आप खर्चा 20 लाख करोगे, तो बचेगा 40 लाख, उसको आप इन्वेस्ट ही करोगे। तो आप इन्वेस्ट तो करोगे, पर उस इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करोगे? आपने शेयर्स खरीदे, आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदे, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, आपने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे, आपने कोई कंपनी के प्रेफरेंस खरीदे, उसकी अकाउंटिंग यानी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी नहीं, इन्वेस्टमेंट गोल्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट बुलियन नहीं, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज की अकाउंटिंग कैसे एक व्यक्ति करता है, वो इसमें सीखेंगे। यदि आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके पास सेविंग होगी, सेविंग इन्वेस्ट करेंगे, अकाउंटिंग आपको ही काम आएगी। हाउसवाइफ है, उसके पास पॉकेट मनी है, उससे उसने इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करेगी? यहां आएगा। एक टेंपल है, डोनेशन आया, चैरिटी आई, गल्ला भरा हुआ है, निकाला, क्या करे? इन्वेस्ट कर दो। तो एक ट्रस्ट, एक टेंपल भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक हॉस्पिटल भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। तो ये अकाउंटिंग का बहुत ब्रॉड क्राइटेरिया है, बहुत लोगों के लिए यूजफुल है।
अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अमालगमेशन तो मैंने बताया आपको कि मैं एक कंपनी हूं, आप भी कंपनी है, मैंने आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया या आपकी कंपनी को मेरे इसमें मर्ज कर लिया, तो ये क्या हो गया? मर्जर। उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? बहुत ही स्पेशल है। सीए बनने के बाद ये मौका आपको जरूर मिलेगा। यदि आप सीए बनने के बाद कहीं जॉब करते हैं, किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, आपकी कंपनी बड़ी है, उसने कंपनी को दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, तो उसकी अकाउंटिंग आपको आना चाहिए। आपको नहीं आएगी तो किसको आएगी? आपके अलावा अकाउंटिंग कोई नहीं जानता, ना कोई एमबीए वाला, ना कोई आईएएस ऑफिसर आईएएस कोर्स किया, ना वो, नहीं कंपनी सेक्रेटरी। सिंगल हिंदुस्तान में आप ही होंगे जो ये अकाउंटिंग जानते होंगे, अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। फिर अमाल कंसोलिडेशन। मैं एक कंपनी हूं, मैंने आपकी कंपनी के 70% शेयर ले लिए, तो मेरी कंपनी होगी होल्डिंग, आपकी कंपनी होगी सब्सिडी। और एक मान लो मेरी 10 सब्सिडी है, मेरी ये कंपनी भी सब्सिडी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो इन सबकी बैलेंस शीट को मर्ज कर कैसे एक सिंगल बैलेंस शीट बनाई जाए, वो हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन। और ये तो इतना टेक्निकल, इतना टेक्निकल, इतना स्पेशल है कि ये अकाउंटिंग भी सीए के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये भी हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आती हैं। अदरवाइज दूसरे चैप्टर जैसे मैंने बताया, बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने खुद के शेयर खरीद लेती है। मैंने अभी जो अर्ली बर्ड बैच है उसमें ये चैप्टर आज से स्टार्ट किया है, बायबैक ऑफ शेयर्स। मतलब क्या है? ये इशू का रिवर्स है। इशू में मैं क्या करता हूं? मैं एक कंपनी हूं, मैंने आप लोग को शेयर इशू किए, आप मेरे बन गए इक्विटी शेयर होल्डर, मैंने आपसे मनी ली और आपको शेयर्स दिए। अब शेयर सर्टिफिकेट किसके पास है? आपके पास। ऑनर कौन है? आप। इक्विटी शेयर कौन है? आप। अब यदि वही इक्विटी शेयर जो आज आपके पास है, यदि मैं आपसे फिर से खरीद लूं, आपसे खरीद लूं, तो वो क्या कहा जाएगा? बाय बैक, फिर से खरीदना। ये क्यों है, क्या है, कैसे है, ये जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। यानी कंपनी जब अपने खुद के शेयर खरीद कर कैंसिल कर देती है, उसको बोलते हैं बाय बैक। ये कंपनी अकाउंट का एक चैप्टर है, ये सब कंपनी अकाउंट में आते हैं, इस पर सेक्शन 68 एप्लीकेबल है, वो आप छोड़िए। फिर इसमें आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, शायद आपका पढ़ा हुआ हो। क्या आपने कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा है? देखा है, शायद 12th में था, फाउंडेशन में था, थोड़ा थोड़ा नॉलेज था उसका इन डेप्थ। बेटा ये तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ में काम आना ही है। यदि आप सीए बनकर जॉब करते हो किसी कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। नहीं तो कंपनी के डायरेक्टर क्या कहेगा? भाई तुम्हें बैलेंस शीट बनानी नहीं आती है, छोड़ो, जाओ दूसरी जॉब ढूंढो। बैलेंस शीट तो बनाना आपका मस्ट है, आना चाहिए। इवन आप सीनियर बन गए उस कंपनी में, 10 साल बाद सीनियर बन गए, आपको बैलेंस शीट आपके जूनियर बनाते हैं, लेकिन उस बैलेंस शीट पर पकड़ होना चाहिए कि उसने गलत बनाई है, तो आप उसको चेक करके बता सको कि बैलेंस शीट में गलती ये है, ऐसे नहीं ऐसे बनती है। तो आपका नॉलेज इसमें जबरदस्त होना जरूरी है। यदि इवन आपको पता ना शेयर मार्केट, यू नो शेयर मार्केट, भाई मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, हमें किसके शेयर खरीदना है? हम बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की कि यार इसकी बैलेंस शीट देखो, इसकी बैलेंस शीट देख के लगता है कि ये कंपनी के शेयर ऊपर जाने वाले हैं, खरीद लो। या इसकी बैलेंस शीट देख के लगता है कि कंपनी गड्ढे में जाएगी, इसके शेयर मत खरीदो, या है तो बेच दो। तो बैलेंस शीट का एनालिसिस होता है। कई आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे, हाउ टू एनालाइज बैलेंस शीट। अरे बैलेंस शीट एनालाइज तो बाद में होगी, बैलेंस शीट बनाना तो सीखो। तो हम क्या सीखेंगे? एक कंपनी चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक हो, उसका अपना एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, एक तय फॉर्मेट है। सिर्फ बैलेंस शीट का नहीं, P&L का भी फॉर्मेट फिक्स हो चुका है। हम जब पढ़ते थे तब P&L का फॉर्मेट नहीं था, लेकिन अब P&L का फॉर्मेट भी आ चुका है। तो हमें P&L और बैलेंस शीट किसी कंपनी की कैसे बनानी है वो हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में। इसके बाद एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल
अभी आप पहले नहीं लिखे तो भी चलेगा। इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन ये चैप्टर भी पढ़ेंगे हम। ये भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ये भी कंपनी का है, ये भी सिर्फ कंपनी का होता है। ये तीनों चैप्टर कंपनी से रिलेटेड है। हाँ, कैसा क्या होता है? आपने कभी सुना है मकान का रिनोवेशन? मकान का रिनोवेशन चल रहा है, मतलब जब मकान पुराना होता है तो उसको हम रिनोवेट करते हैं। खिड़कियां पुरानी हो गई है, नई लगा दो। प्लास्टर उखड़ गया है, ठीक कर दो। वायरिंग खराब हो रही है, नई वायरिंग डाल दो। सैनिटरी खराब हो रही है, सैनिटरी बदल दो। कलर ठीक है, कलर खराब है, कलर ठीक कर दो। टाइल्स उखड़ गई, टाइल लगा दो। ये सब क्या होता है? उसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं या वो रिनोवेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक मकान पुराना होने पर रिनोवेशन होता है, ऐसे कंपनी के पुरानी हो जाने पर कंपनी के बुक्स का, कंपनी के अकाउंट्स का, कंपनी की बैलेंस शीट के आइटम का, कंपनी की बैलेंस शीट का भी रिनोवेशन होता है। कंपनी की बैलेंस शीट में जो गंदगी है, आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो? मकान तो रिनोवेट होता है, कंपनी में क्या गंदगी है, कंपनी में क्या गलत है, कंपनी में क्या जीर्ण शीर्ण अवस्था है, कंपनी में क्या पुराना है जिसे चेंज करना पड़ता है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें ढेर सारी दिक्कतें होती हैं, ढेर सारी कमियां होती हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम होती है। उन्हें यदि दूर न करोगे तो कंपनी आगे नहीं चल पाएगी। उस बैलेंस शीट की वजह से कंपनी जा रही है टुवर्ड्स बर्बादी, टुवर्ड्स वर्स्ट सिचुएशन। तो बैलेंस शीट में चेंजेस करना, कंपनी की बुक्स के डेटा में, बुक्स की इंफॉर्मेशन में, बुक्स ऑफ अकाउंट में चेंजेस आना, कंपनी के शेयर के भी चेंज करना, लाइबिलिटी बदलना, असेट को रिवैल्यू करना वगैरह। तो कंपनी की क्या होती है? रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जो चीज, कंस्ट्रक्शन मतलब पहली बार बनाना, और री मतलब वापस से। तो कंपनी का भी क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन। ये हम पढ़ेंगे, ये भी कंपनी का ही चैप्टर है। ठीक है, और ये तो बाकी चैप्टर मैंने लिखे हुए यहां पर। एक मैं अभी एकदम मुझे याद नहीं आता, ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग, हाँ, यहां कैश फ्लो तो यहां पर आ गया है। ओ, S3 लिखना भूल गया मैं। S3 फॉर कैश फ्लो, ये भी हमारा चैप्टर है। ये भी कंपनी का होता है, पर वो S3 में का होता है, पर वो एक प्रैक्टिकल ही है। कैश फ्लो भी मुझे पढ़ाना है, अच्छा अपर लेवल है कैश फ्लो का भी। कैश फ्लो भी मुझे पढ़ाना है। कैश फ्लो तो आप जानते होंगे ना, कंपनी की कैश कहां कहां से आई, कहां कहां गई, कहां कहां से कंपनी का कैश इनफ्लो है, कहां कहां कंपनी का कैश आउटफ्लो है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर कैश फ्लो में। वो S3 है, पर वो पूरा प्रैक्टिकल है। ये कैश फ्लो, ये इन्वेस्टमेंट, ये अमाल कमीशन, ये कंसोलिडेशन, इसको आप लिखा मैंने एस में है, पर एक्चुअल में मुझे एक्चुअली तो उनको इधर लिखना था अदर्स में, क्योंकि इसमें थ्योरी कम प्रैक्टिकल है। तो आपको इसमें थ्योरी नहीं पढ़नी, बाकी में थ्योरी भी रहेगी। ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच, फॉर एग्जांपल ब्रांच की अकाउंटिंग, ब्रांच समझते हैं आप? ब्रांच जैसे हम बात कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली ब्रांच नहीं, पर मैं उसको आपको मतलब बना सकता हूं मतलब मैं, ठीक है, जो एक्चुअलिटी नहीं पर आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा। जैसे ये नाटा एकेडमी है, इसका 11-12 की क्लासेस गीता भवन पे भी है। इसी 11-12 कॉमर्स हमारा मेन बिजनेस है। अब 11-12 का वही बिजनेस गीता भवन भी होता है, अन्नपूर्णा भी होता है, विजयकर भी होता है। तो वो क्या हो गई? गीता भवन पे भी कॉमर्स पढ़ाया जाता है, तो वो क्या हो गया? सेम बिजनेस एट अनदर लोकेशन, तो वो क्या हो गई? ब्रांच। या फिर यहां पर मान लो एक मिठाई की दुकान है, और वो मिठाई की दुकान, जिस नेम मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि पब्लिसिटी करने का मतलब नहीं, पर उसने इंदौर के 4 कोनों में दुकान खोल रखी है, तो वो सब क्या हो गई? ब्रांचेस। यदि सेम बिजनेस अनदर लोकेशन में किया जाता है, सेम बिजनेस किसी दूसरे लोकेशन में भी किया जा रहा है, तो दूसरी लोकेशन को क्या कहेंगे? ब्रांच। तो अब वो ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे की जाए वो हमें पढ़ना है चैप्टर ब्रांच में। मेरे हिसाब से जो सबसे चैलेंजिंग चैप्टर है, जिसमें आप का कंफर्ट लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, वो है यही ब्रांच।
मैंने मेरी पुरानी बैच जो चल रही है, मैं तो ज्यादा समझता नहीं कौन सा किसका आटे में, बस मुझे तो बोलते हैं पढ़ाने को आ जाओ, मैं आ जाता हूँ। ये जो अल्ली पढ़ है उसके पहली वाली बैच जिसको 2 महीने हो गए, उसमें मेरा आज चैप्टर ब्रांच शुरू हुआ है कल से। लास्ट चैप्टर बचा है ब्रांच, उसके बाद फिर पढ़ा है बचा है कंसोलिडेशन। लास्ट 2 चैप्टर बचे हैं ब्रांच और कंसोलिडेशन। मैंने ब्रांच शुरू किया है 2 दिन पहले, मतलब कल से। बहुत ही लॉजिकल है और मन लगाकर लॉजिक से पढ़ लिया तो आपको इजी भी लगेगा, और जहां रटने गए डिफिकल्ट टू मैनेज। तो एक ही चैप्टर है जिसमें थोड़ा दिक्कतें आपको आ सकती है, पर मैं हूं, जब तक आप मेरे साथ, मतलब मैं हूं, आपको कोई दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ब्रांच मतलब अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस हेड ऑफिस, या ब्रांच हेड ऑफिस मतलब मेन ऑफिस, और ब्रांच मतलब उसका अनदर प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर द सेम बिजनेस। ये हमारा चैप्टर है। और इनके अलावा मुझे आपको कुछ चैप्टर फॉर बेसिक पढ़ाने होंगे। वो चैप्टर जो आप पढ़ चुके हैं सीए फाउंडेशन में, पर मुझे फिर से पढ़ाने होंगे। वो है पहला इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर। क्या पढ़ा हुआ है आपका? पढ़ा हुआ है ना? पर मैं जानता हूं कि आपने उसको पढ़ा होगा। जो भी सर पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं। यदि आपने जहां भी टीचर से पढ़ा है, मैं कहूंगा उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, लेकिन वो चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस चैप्टर के बेसिक हमारे किसी और चैप्टर में काम आते हैं। पहले इसके बगैर मैं कई चैप्टर कवर नहीं कर सकता, तो मुझे ये भी पढ़ाना पड़ेगा। आप कह देंगे सर हमारा अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और आप कहेंगे सर एक बार पढ़ा दो, तो पढ़ा दूंगा। फिर आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, भले वो आधे घंटे की क्यों ना हो। ये 3 चीजें मुझे आपको जो सिलेबस में नहीं है तो भी पढ़ानी पड़ेगी। क्या आपके सिलेबस में इसॉप था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसॉप नहीं था, पर मुझे इसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये भी मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा इसका बेसिक। भले वो किसी एक चैप्टर के लिए ना हो, तो मुझे ये चैप्टर अननेसेसरी पढ़ाने पड़ेंगे जो इंटर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाने पड़ेंगे। ये बेसिक के लिए, पर क्योंकि बेसिक मतलब ये है कि जब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो ये सारे पॉइंट काम आएंगे। हम पढ़ेंगे कई बार बायबैक, तो बायबैक के साथ क्वेश्चन में वो ये लोग ये पॉइंट भी डाल देते हैं। तो हमें ये पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो पढ़ना पड़ेगा, इसके बगैर उद्धार नहीं है। ठीक है, ये तो सिलेबस का हुआ इंट्रोडक्शन जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा मार्क्स एलोकेशन, मार्क्स एलोकेशन, इसमें आपके 30% क्या है? एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके, और 70% डिस्क्रिप्टिव है, मतलब प्रैक्टिकल। तो एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दो ये है रेशियो, अराउंड है ये। 30% एमसीक्यूज है, 70% डिस्क्रिप्टिव है। एमसीक्यूज मतलब इन डेप्थ स्टडी। ये बात अलग है कि एमसीक्यूज जो आईसीआई पूछता है ना, वो रहता है एक जैसे, जो मॉड्यूल में दिए वो पूछ लेता है, तो बहुत ईजी हो गया। मॉड्यूल पढ़ के चले जाओ, एमसीक्यूज हो जाते हैं। लेकिन यदि मॉड्यूल से बाहर पूछा, मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है उससे अलग पूछा, तब तो बड़ी अच्छी बात है। बेटा हम, या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी कोशिश होती है
वो इन डेप्थ स्टडी की होती है। यदि मैं बदनाम हूं एक ही बात के लिए, कोई यदि मेरा नेगेटिव फीडबैक देगा तो क्या देगा कि सर ज्यादा डेप्थ में पढ़ाते हैं, सर जो चीज नहीं बताना चाहिए वो बताते हैं, क्या सर कंफ्यूज करते हैं। वो क्या होता है, जब कोई चीज को हम ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली सबका लेवल वो नहीं होता। जब चीजों को लॉजिक से पढ़ते हैं तो चीजों को हजम नहीं होती। जब मैं कोई चीज को वेरीफाई करवाता हूं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वेरिफिकेशन जो एग्जाम में नहीं पूछते, तो बच्चे का कंफर्ट लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। पर आप जो बच्चे पहले पढ़े हैं, जो पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं, कभी उनसे पूछेंगे और वो भी फीडबैक उनसे लेना चाहिए जो अच्छे बच्चे हैं। जो खुद पढ़ने वाला नहीं है वो कभी भी मेरा अच्छा फीडबैक नहीं देगा, क्योंकि जिसने क्लासेस अटेंड नहीं की, जिसने मुझे ठीक से नहीं पढ़ा, वो कैसे फीडबैक अच्छा दे सकता है। तो जो भी हो, मुझे लगता है कि मैं आपको इन डेप्थ स्टडी कराऊंगा, ज्यादा लॉजिक से पढ़ाऊंगा, तो आपके लिए ये फायदा है कि स्टडी मॉड्यूल से बाहर के भी एमसीक्यूज आते हैं तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप उसको हैंडल कर पाएंगे। ये मुझे अपना बेनिफिट लगता है कि हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। डिस्क्रिप्टिव तो है ही सही। तो ये आपका मार्क्स का एलोकेशन है, स्कोरिंग अच्छी हो सकती है, एमसीक्यूज में 100% मार्क डाले जा सकते हैं क्योंकि सब सही होंगे, और बाकी प्रैक्टिकल में भी आपको अच्छा स्कोर करना है। आपका मिनिमम पासिंग मार्क 60 है, ऑन एन एवरेज आपका 75% होना चाहिए, और अपर लेवल का है तो 90% आपका टारगेट होना चाहिए। आपके हर स्टूडेंट का टारगेट 90 है। यदि 90 का टारगेट लेके चलोगे तो आप 80 तो ले ही आओगे, और आप 80 ले आए, 90 ले आए, तो आपका सोचो बाकी सब में 40 भी है ना, तो आप एक शॉट में फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लोगे। और इंटरमीडिएट क्लियर करना वाकई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। खैर हर टीचर ये कहेगा कि डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कुछ नहीं है बहुत कुछ है, तभी तो 20% आता है, तभी तो 80% फेल होते हैं। पर मुझे लगता है कि जो फेल होते हैं ना, उसमें गलती उन्हीं की होती है। अभी एक बच्चा फाउंडेशन में मिला, फेल हुआ, सब में अच्छे मार्क्स है, नाम नहीं ले सकता, सभी में 75% प्लस है, 80 प्लस भी है, 80%, तीनों पेपर में 80 है स्कोर अच्छा, 70 से कम किसी में नहीं है, 75, 80, 81 ऐसे। लेकिन लॉ में फेल हो गया। जब उसके हमने पूरी इतिहास जानी क्यों फेल हो गया, नंबर 1 क्लासेस अटेंड करते वक्त लॉ में ध्यान नहीं दिया, खुद मानता है। जब टेस्ट हुए तो टेस्ट ठीक से नहीं दिए। जब राइटिंग सेक्शन हुए, राइटिंग सेशन हर्षित के हुए, असीम सर के हुए, अटेंड एक भी नहीं किया। जब आपने मेहनत ही नहीं की, एफर्ट नहीं डाले, तो फेल होना तो आपका फिर नॉर्मल फीचर है। क्यों फेल नहीं हो गया आप? आपने खुद आगे बढ़कर फेल होने के लिए मेहनत की। फेल होने के लिए मेहनत की तो उसका नतीजा हुआ कि इतने अच्छे मार्क्स के बावजूद सिर्फ 7-8 नंबर से वो रह गया। अब फिर से देना पड़ेगा फाउंडेशन। मतलब ये है कि अपनी जरा सी लापरवाही से बच्चा फेल होता है, ऐसे ही फेल नहीं करता। लोग बोलते हैं, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अरे आईसीआई ने बहुत टाइट रिजल्ट निकाला। आईसीआई हो सकता है कुछ करता हो, पर मुझे नहीं लगता कि बेवजह फेल करता है। जहां तक मेरा ओपिनियन है, आईसीआई आपको पास करने की कोशिश कर सकता है, पर फेल करने के एफर्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने ये देखा है, पास होते हुए देखा है, बच्चों को पास करते हुए देखा है आईसीआई को। कैसे? सारे बच्चों के जैसे लगा कि भाई ये पेपर थोड़ा लेंदी था, टफ था, तो सभी के 4-4 मार्क बढ़ा दिए। जनरल प्लस 4-4 मार्क बढ़ा दिए। आपकी कॉपी में देखो तो मार्क्स हैं 42, कॉपी मंगाते ना अपन, वहां 42 मार्क्स है, लेकिन मार्कशीट में कितने चढ़े हैं? 46 सारे बच्चों के। इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या किया? सभी को, मैंने इंस्टीट्यूट को हमेशा नंबर बढ़ाते हुए देखा है, रिजल्ट अच्छा करने के लिए नंबर बढ़ाते हुए देखा है, पर यह कभी नहीं देखा कि उसके 48 मार्क थे तो घटाकर उसके 38 कर दिए हूं, या उसके 42 मार्क थे तो घटाकर 39 कर दिए हूं। कभी मैंने घटाते हुए नहीं देखा। इसका मतलब आईसीआई कभी नहीं चाहता कि बच्चे फेल हों। जब बच्चा पास ही नहीं हो रहा है, जब बच्चा 15% बच्चा ही डिजर्विंग है, तो 20-25% रिजल्ट क्यों निकालेंगे? क्यों बेवजह एक ऐसे बच्चे को पास करेंगे जो सीए की डिग्री डिजर्व नहीं करता? क्योंकि सीए की डिग्री लेकर जब सीए बच्चा जाता है मार्केट में, कंपनीज में, वहां उसका होता है एनालिसिस। यदि वहां बोलेंगे यार कैसा गधा बच्चा सीए बन के आ गया हमारी कंपनी में, तो आईसीआई की रेपो कम हो जाएगी। क्या आईसीआई की रेपो है? वो रेपो कम हो जाएगी। कैसे गधे बच्चे सीए बन के आ रहे हैं?
आईसीआई शायद ये नहीं चाहता, तो रिजल्ट यदि 15% है तो 15% ठीक था, आईसीआई ने कम नहीं किया। टीचर चिल्लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंस्टीट्यूट ने कितना टाइट रिजल्ट निकाला। अरे इंस्टीट्यूट रिजल्ट निकाला नहीं, वो रिजल्ट है जो आपके सामने आया है। बेवजह आईसीआई को बदनाम करते हैं। ठीक है, देखिए क्रिटिसाइज करना होता है, मैं क्रिटिसाइज भी करता हूं। जिस रिजल्ट आपका अभी दीपावली के एक दिन पहले था, मैंने वीडियो डाला कि नहीं होना चाहिए। आप एक दिन पहले रिजल्ट दे रहे हो, गलत है। या तो 4 दिन पहले दे दो, बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाए, या दिवाली के एक दिन बाद दे दो, फैमिली की दिवाली तो ना खराब हो। तो वो जो भी है, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम जो भी हो, पर जहां तक मैं समझता हूं, यदि आप ये मत माने कि 20% रिजल्ट आता है इंटरमीडिएट का, आता नहीं। 20% बच्चे ही डिजर्विंग होते हैं, और आप उस 20% में इजीली आ सकते हो, इजीली। बस मेरे हिसाब से चलते जाओ, रेगुलर रहो इन इच एवरीथिंग। कोई भी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं, कोई बहुत पेन लेने की जरूरत नहीं, कोई बहुत लोड नहीं लेना है। टेंशन तो बिल्कुल नहीं होना, लोड तो बिल्कुल नहीं होना। लोड है मतलब आप गलत डायरेक्शन में हो, रिलैक्स हो, बेस्ट है। तो चलिए, ये हमारा मार्क्स एलोकेशन है, इस तरह से होता है। पेपर का पैटर्न भी हम कभी पढ़ लेंगे। पेपर का पैटर्न क्या होता है, उसमें आपको पेपर जो आएगा उसमें एक क्वेश्चन आपके चॉइस में रहेगा, मतलब 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें करने आपको 6 रहेंगे। जो भी है, एक क्वेश्चन आपको छोड़ने को रहेगा। तो इतना बड़ा चॉइस मिल रहा है आपको, एक क्वेश्चन आप जो आपकी चॉइस का नहीं है, जो आपका टफ है, तो वो छोड़ दो। इससे अच्छा क्या होगा, मतलब आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको एक क्वेश्चन जो पसंद ना पसंद है उसको छोड़ दो, मत करो, बाकी तो करो। दिक्कत कहां नहीं है, टाइम मैनेजमेंट। वो दिक्कत जो आपको फाउंडेशन में नहीं आई, वो आने वाली है इंटरमीडिएट में। वो दिक्कत जो सबसे बड़ी है, टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना एक चैलेंजिंग अफेयर तो है, जो फाउंडेशन में नहीं होता, पैनल में होता है, जबरदस्त तरीके से होता है, और इंटर में भी आ जाता है उसका छोटा मोटा रूप। मतलब 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना एक चैलेंज है, यूजुअली नहीं कर पाते। यूजुअली 90, 92, 94, 87 ये अटेम्प्ट करते हैं। ऑन एन एवरेज ही कहे तो स्टूडेंट 85, 90 का अटेम्प्ट करते हैं। 8-10 नंबर का सब छोड़ के आते हैं। होते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो अटेम्प्ट करके आते हैं, तभी तो उनके 90+ आते हैं। तो आपको पहला चैलेंज जो आपके सामने आने वाला है कि पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट आपको दिक्कत देता है। 3 घंटे में 5-6 क्वेश्चन करना अपने आप में एक चैलेंजिंग अफेयर तो है, लेकिन आईसीआई बदलने वाला नहीं कि पेपर वो आपकी लेंथ कम कर दे, वो आपका पेपर इजी कर दे, वो पेपर शॉर्ट कर दे। वो आईसीआई करने वाला नहीं है। फिर करना किसको है, आप ही को करना है। आपको क्या करना है, 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करने की हैबिट आज से, अभी से डालनी है। आप आखिरी के 3 घंटों में सोचोगे कि हम जबरदस्त स्पीड से लिख लेंगे, नहीं हो पाएगा। जो आपने पूरे 8 महीने 10 महीने में नहीं किया, वो 3 घंटों में क्या कर लोगे। 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने की रिहर्सल आपकी पहले कई बार हो जाना चाहिए। आपको शुरू से ही स्पीड बढ़ा के चलना चाहिए। क्लास में नोट करो तो स्पीड से अपनी डे बाय डे स्पीड बढ़ाओ। घर पे क्वेश्चन करो तो डे बाय डे स्पीड बढ़ाओ, ग्रेजुअली बढ़ाओ, एक साथ मत बढ़ाओ। हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में हम स्लो चलते हैं, उसमें गलतियां भी होती हैं, गिरते भी हैं, संभलते भी हैं। तो शुरू में हमको स्लो चलना है, पहले सीखना है सही कैसे होता है। एक्यूरेसी की जब आ जाए कि हाँ एक्यूरेट तो हम करेंगे, फिर देखना है कि हम उस एक्यूरेट चीज को तो कर तो आएंगे सही। आपको सही करना आता है, चैप्टर का पूरा नॉलेज है, चैप्टर जानते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं सारे के सारे, लेकिन जब करने बैठे तो 4 क्वेश्चन के बाद 5वें क्वेश्चन का आधा ही कर पाए, 6वां क्वेश्चन छूट गया। आता था, आते हुए छूट गया। ये होगा, आते हुए छूटेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर आता ही नहीं था और पेपर छोड़ के आए, इसलिए नहीं कि आता नहीं था इसलिए छोड़ के आए। आप छोड़ के क्यों आओगे, स्पीड की वजह से। मतलब टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत क्रूशियल है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से मैनेज होगा। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी, स्पीड से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करोगे, आप देखना फिर आपका पेपर मैनेजेबल है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, वो भी हम करेंगे। और वो टेस्ट के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू होती है। टेस्ट अवॉइड मत करो, मॉक टेस्ट अवॉइड मत करो, वो सब करना है आपको। ठीक है तो देखिए, ये तो हमने आज इस तरह की इंफॉर्मेशन ली है, और अब हमें कुछ पढ़ना भी शुरू करना है। और आज तो हमारी बातें सब
इधर उधर की हुई है, पढ़ाई को लेकर बात नहीं हुई है, तो कुछ पढ़ाई को लेकर बात भी हो जाए। स्टार्टिंग तो हम कर ही सकते हैं, कम से कम मुहूर्त तो होना ही चाहिए, फर्स्ट डे है, पढ़ाई का मुहूर्त तो होना चाहिए। आपको अपने कोई डाउट हो तो मैं बता ही सकता हूं, आपके अपने कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछिए, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से कुछ बताना शुरू करता हूं अगले 10 मिनट में। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना, और खास बात मुझसे आप थोड़ा फ्री रहिए, डाउट पूछिए, क्वेश्चन क्लास में रिस्पॉन्स दीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से बोल दो, मैं फिर से बता दूंगा। डाउट मतलब आप डाउट लेके घर मत जाइए, जब मैं नहीं बता पाया तो फिर कहां बाहर डाउट सॉल्व करोगे, मुझसे करो ना, फीस तो आपने मुझे दी है, तो डाउट कोई और क्यों, कहीं नहीं आपको डाउट सॉल्व मिलेगा, आप मुझसे ही पूछो, मुझसे क्लास में पूछो, क्लास के बाहर पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, नंबर मैं आपको दे दूंगा, आपका डाउट सेम डे सॉल्व करके जाओ। अपने डाउट को एक्यूमुलेट मत करो, क्लियर करो, इमीडिएटली क्लियर करो। एनी डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं आप, चाहते हैं पूछना? नहीं, ठीक है, तो हम बस जस्ट फॉर स्टार्ट कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं आपको वो पढ़ाना चाहता हूं जो आप पहले पढ़े हुए हैं, ताकि पहले स्टार्टिंग में आपकी मेरी ट्यूनिंग बैठ जाए। और मैंने आपको एक बार वो बताना हो, ट्यूनिंग बैठाने में मुझे लगता है 4 से 5 दिन। कोई भी टीचर आपके बाकी हो, सागर सर हो, निखिल सर हो, रोहित सर हो, तरुण सर हो, सभी के आपकी ट्यूनिंग बैठाने में आपको 1 दिन भी नहीं लगेगा, लेकिन मुझसे ट्यून अप होने में 1 हफ्ता लगता है। मेरी लैंग्वेज को, मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरे तरीके को समझने में, मेरी राइटिंग को, इसको सबको देखकर आप देख ही रहे होंगे, तो आपको उससे थोड़ा फेमिलियर होने में इट विल टेक अराउंड 1 वीक। तब तक मैं आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो काम की तो है पर सिलेबस का हिस्सा भी है, वो भले इंटरमीडिएट सिलेबस में नहीं पर काम आती है। वो है इशू ऑफ बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर, देखिए मैं अभी इसको आप है ना बस लिखना भी मत, अभी तो कल से आप लिखेगा, अभी तो रफ आइडिया लीजिए, मैं कल फिर से पूरा लिखवा दूंगा। देखिए ये कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये कंपनी के 10,000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, ₹10 लाख की कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है। ये कंपनी की बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट है, ये कंपनी की बैलेंस शीट का एक पार्ट है। कंपनी, मान लीजिए आप इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, आपके पास भी इक्विटी शेयर है, ये है कंपनी की इक्विटी शेयर केवल 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। जब मैंने आपको ये शेयर इशू किए होंगे ना, तो मैंने आपसे मनी ली होगी और मनी लेकर मैंने आपको शेयर इशू किए, करेक्ट? आप जब भी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मनी पे करनी पड़ती है या फ्री में मिलते हैं? मनी पे करनी पड़ती है। मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी हूं, मैं प्रमोटर हूं, मैंने आपसे मनी लेकर आपको शेयर इशू किए हैं, मैंने बैंक को डेबिट किया होगा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, जो भी है, ठीक है। अब मैं आपको, अब यहां पर देखिए, कंपनी, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, प्रमोटर हूं, जो भी समझ लो, और आप मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर। अब मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को फ्री में शेयर्स इशू करूं, फ्री में शेयर्स इशू करूं, फ्री में, मतलब आपसे कुछ भी लिए बगैर मैं आपको शेयर इशू करूं, शेयर्स इशू करूं विदाउट एनी मॉनेटरी कंसीडरेशन, कुछ भी आपसे मनी लिए बगैर आपको मैं शेयर देना चाहता हूं, इक्विटी शेयर्स फ्री में। और ये ऑप्शन नहीं कि लोगे नहीं लोगे, मैंने यदि आप कंपनी की तरफ से नोटिस इशू कर दिया तो सबको शेयर मैं अलॉट कर दूंगा, ऑप्शन नहीं पूछूंगा कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, सबको मैं रेशियो में, प्रोपोर्शन में फ्री में शेयर दूंगा। लेकिन एक्चुअली में वो फ्री में नहीं है, तो वो जो शेयर मैं आपको इशू करता हूं विदाउट एनी कंसीडरेशन, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कहा जाता है बोनस इशू, लेकिन वो फ्री में नहीं होते, एक्चुअल में फ्री में नहीं होते। मैं आपको बताता हूं क्या होता है, बस विद इन 5 मिनट आप थोड़ा कोशिश कीजिए समझने की, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम कल फिर से लेंगे। देखिएगा, कंपनी ने, मैं आपको जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत काम आएगा ये फंडा हर चैप्टर में। ये आपकी बैलेंस शीट है पर्सनल, आपने कहीं ट्यूशन पढ़ाई और आपको ट्यूशन की फीस में
8,000 रुपए की फीस मिली कैश, तो आपकी बैलेंस शीट में कैश डेबिट होगी, 8,000 कैश डेबिट होगी। एंट्री क्या करोगे आप? कैश डेबिट टू फीस। आपकी एंट्री क्या होगी? कैश टू फीस ₹8,000, ये एंट्री करोगे आप, फीस मिलेगी। और दूसरी एंट्री, ये फीस कहां जाएगी? आपके प्रॉफिट एंड, जब फीस को ट्रांसफर करोगे पीएनएल में तो एंट्री क्या होगी? फीस टू पीएनएल। अब आपकी फीस क्रेडिट भी थी, डेबिट भी हो गई, फीस अकाउंट खत्म। अब बचा क्या? कैश 8,000 जो बैलेंस शीट के असेट में आएगा, और इधर पीएनएल ₹8,000। करेक्ट? ये आपकी बैलेंस शीट है। आपने 8 की फीस कमाई और उसके बाद की ये बैलेंस शीट आपकी है पर्सनल। क्या है बात समझ में आई आपको? जब प्रॉफिट कमाते हैं तो असेट भी बढ़ती है और पीएनएल भी बढ़ता है, तो प्रॉफिट के डबल इफेक्ट होंगे। डबल इफेक्ट, एक कैश में डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट। क्या समझ में आया? अब आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया हो ना? जब फीस मिलेगी तो क्या एंट्री करोगे? कैश टू इनकम, और इनकम कहां जाती है फिर? पीएल में। जब फीस पीएल में जाएगी तो क्या एंट्री होगी? फीस टू पीएल। तो फीस अकाउंट क्रेडिट भी हुआ, डेबिट भी हुआ, नलीफाई हो गया। अल्टीमेटली बैलेंस शीट में कौन कौन से अकाउंट बचे? कैश और पीएनएल। तो कैश कहां है? असेट में। पीएनएल कहां है? लायबिलिटी में। ये आपकी बैलेंस शीट है। मेरा कहना है जब भी हम प्रॉफिट कमाते हैं, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो उसका बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आता है? असेट भी बढ़ती है और पीएनएल भी बढ़ता है। ठीक है, अब देखो, ये आपकी बैलेंस शीट मैंने बताई थी और समझाने की कोशिश की कि जब प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट पीएल में भी आता है और इधर प्रॉफिट असेट में भी आता है। ठीक है, अब मान लो ये कंपनी, ये बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी है, उसने 8 लाख रुपए कमाए, कैश या बैंक में डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट। ये बैलेंस शीट है किसी कंपनी की। क्या है, समझ में आई? नहीं आए वही रोक दो, डरो मत, हेजिटेट मत हो, वही पूछ लो कि सर ये आप फिर से बताओ, या ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या दिक्कत है? क्या समझ में आया? कंपनी ने यदि 8 लाख प्रॉफिट कमाया है तो पीएनएल में क्रेडिट हुआ होगा और कैश बैंक में डेबिट हुआ होगा। ओके ओके, ठीक है बेटा, ये प्रॉफिट कमाया। कंपनी ने इस प्रॉफिट को लगा दिया लैंड में, इससे खरीद ली लैंड, 8 लाख की जमीन खरीद ली तो लैंड डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट। प्रॉफिट कहां इन्वेस्ट हो गया? प्रॉफिट इन्वेस्ट हो गया है लैंड में, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, हम जब पढ़ने जाते हैं ना इंटरमीडिएट लेवल पर, तो एक चीज बताने के लिए दूसरी चीज बतानी पड़ती है, दूसरी के लिए कई बार तीसरी चीज बतानी पड़ जाती है। मैं समझाना चाहता हूं कुछ और, उसके लिए मुझे इधर उधर घूमना भी पड़ता है। ये प्रॉफिट जो है 8 लाख रुपए का, जो पीएल में क्रेडिट पड़ा हुआ है, ये प्रॉफिट लैंड में इन्वेस्ट हो चुका है। अब टाइम हो चुका, मैं आपको बताऊं, जैसे अब देखिए, मैंने कहा ना, मैं बताना क्या चाहता हूं, उसके लिए मुझे कहां जाना पड़ता है। फिर से, आपने फीस मिली 8,000 ट्यूशन फीस, कैश में डेबिट, पीएल में क्रेडिट, ये आपके पास कैश पड़ा है। आप इस कैश से आप फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बोलो, आप इस प्रॉफिट से पार्टी दे सकते हैं नहीं दे सकते हो? दे सकते हैं, बिल्कुल। जब आप पार्टी देंगे फ्रेंड्स को, मान लो इसमें से आपने 3,000 रुपए पार्टी पे खर्च कर दिए, तो क्या इफेक्ट आएगा बताओ इस बैलेंस शीट में? 3,000 रुपए आपने पार्टी पे खर्च कर दिए, इधर से प्रॉफिट भी कम होगा कि नहीं होगा? अब आपने 8 कमाया था, उसमें 3 तो आपने क्या कर दिया? खर्च कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया? तो ये प्रॉफिट कितना बचा? 5। कैश भी कितनी बची? 5 बची। तो प्रॉफिट खर्च किया है कि इन्वेस्ट किया है? खर्च किया है, खर्च किया है। आपने 5 का प्रॉफिट बचा, इस 5 से आपने गोल्ड खरीद लिया, 5 का गोल्ड खरीद लिया। अब आपका प्रॉफिट खर्च कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया? आपने इस प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर दिया। तो एंट्री क्या करी? गोल्ड डेबिट टू कैश। गोल्ड खरीदा तो गोल्ड डेबिट होगा, कैश
क्रेडिट होगी तो गोल्ड बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगी। बताओ ये प्रॉफिट है या गया? प्रॉफिट है। किस फॉर्म में? गोल्ड के फॉर्म में प्रॉफिट है। 3 का क्या हुआ? है या गया? 3 का गया, वो तो खर्च हो गया, लेकिन 5 का गया नहीं, अभी भी है। पहले कैश के फॉर्म में था, आप गोल्ड के फॉर्म में, तो प्रॉफिट आज भी है। तो ये 5 का प्रॉफिट इन्वेस्ट हुआ है, तो प्रॉफिट खर्च होना अलग बात होती है और प्रॉफिट इन्वेस्ट करना अलग बात होती है। अच्छा, आपने 5, 8 के प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज? 3। आपने 3000 की जो फ्रेंड को पार्टी दी वो आपकी ड्राइंग है, पर्सनल यूज है, तो वो प्रॉफिट विड्रॉ करना अलग होता है और प्रॉफिट को इन्वेस्ट करना अलग होता है। विड्रॉ करने से प्रॉफिट कम हो जाता है, इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट कम नहीं होता। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी कि मैंने आपको क्यों बताई, लेकिन मेरा इससे कोई रेलेवेंस है, मुझे आगे पढ़ाने के लिए बात बताना जरूरी थी। कल हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसी चीज से फिर से स्टार्ट करेंगे। कल इसको मैं आगे समझाऊंगा कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर और शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं। पर मैं आपका बैकग्राउंड, मतलब एक बेस आपको बताया कि बगैर बेस के एक अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती। अच्छी बिल्डिंग के लिए बेस जरूरी है, मैं आपका बेस बना रहा हूं, इट विल टेक टाइम। तो इसको हम कल पढ़ेंगे आगे, आज इतना ही काफी है। मैं आपका टाइम ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, आज फर्स्ट डे है। वैसे आप घर जाने के लिए होंगे क्योंकि आपको अभी दिवाली आ गई, बीच में आपको पढ़ने की अभी हैबिट छूट गई है, धीरे धीरे आदत बनेगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय बाय।